अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स होती हैं, कभी किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। अपनी जर्नी है, कोई बात नहीं। अगर किसी की बात कहीं पर नहीं भी अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। सबसे पहले आगाज करते हैं, बात करते हैं फैसलाबाद शहर के आज के रोज के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 11 डिग्रीज। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की तो इस वक्त 1 है, लेकिन लाजमी तौर पर 11 से 3 बजे के दरमियान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं घर से, तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें तो कोई हैट पहन लें, कैप पहन लें, लेकिन लाजमी तौर पे अपने सर को कवर करें। और साथ ही साथ अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 998 मीटर्स है और पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रही है कंपैरेटिवली, तो आज उससे कंपैरेटिवली थोड़ी कम है और थोड़ी सी फॉग की वजह से, हल्की सी फॉग की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम रखें, ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें स्पीड करने की वजह से। तो स्पीड मत करें, एक्स्ट्रा टाइम रखें, आगे बता दें जी कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड मत करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे प्लेटफॉर्म की, हमेशा कोशिश होती है हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करें। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि जब आप सो के उठा करें तो एकदम अपने हाथों को टब में पानी में न डाला करें, बल्कि उसको पहले धो लेना चाहिए। जैसे कि रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में से कोई आदमी अपनी नींद से बेदार हो, उसे चाहिए कि अपना हाथ बर्तन में, टब वगैरह में ना डाले, यहाँ तक कि उसको पहले 3 मरतबा धो ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदु, उसको क्या पता है कि उसके हाथों ने रात कहाँ गुजारी है। हो सकता है पखाने की जगह हाथ लग गए हों, उन हाथों के साथ गंदगी लग गई हो। अगर टब में आप वो हाथ डाल देंगे तो टब का पानी भी नापाक हो जाएगा। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या बेहतरीन सलीक़ा सिखा दिया। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी कोई वक्त, कोई उम्र बहुत लेट नहीं होती है। कभी भी अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई आदत अच्छी लगती है, कोई हैबिट अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी में आप ऐड करें, तो कोई इसमें फ़िक्र की बात नहीं है। 21 दिन लगते हैं किसी भी नई आदत को, किसी भी नई हैबिट को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने के लिए, अपनी रूटीन के अंदर ऐड करने के लिए। और इनफैक्ट 21 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस बन जाता है कि आपको अजीब लगने लगता है अगर वो चीज़ या वो हैबिट आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होती। इसलिए हमेशा पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करते रहना चाहिए। स्पेशली अपनी हेल्थ के हवाले से अच्छी आदतों को अपनाना ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज की दुनिया में स्पेशली जहाँ पर इतनी परेशानियां हैं, इतने काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जिनको आपके फोकस की ज़रूरत होती है, अगर आप मेंटली फिट होंगे तो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कर पाएंगे। और डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस करनी पड़ी। अगर ऑफ कोर्स क्लिनिकली आपको लगता है कि आप डिप्रेस या एंग्शियस हैं तो डॉक्टर के पास लाजमी तौर पे फौरी तौर पे आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ सर्कमस्टांसेस के हवाले से है या कुछ ऐसा वक्त है, मौसम की तब्दीली कई दफ़ा कई तरह के डिफरेंट मूड स्विंग्स आपकी ज़िंदगी में ले आती है, तो हमेशा हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए अपने आप को पॉजिटिव रखने का। और जहाँ पे डॉक्टर के पास जाना हो डॉक्टर के पास जाएं, और जहाँ पर छोटी छोटी अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड करके आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और आपको पता है कि आपकी हर सेलिब्रेशन में हम ज़रूर शामिल होते हैं। और स्पेशली जब फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं उनकी जब सालगिरह होती है, उनकी सेलिब्रेशंस में भी हमें लाजमी तौर पे अच्छा लगता है शामिल होना। और आज अगर मैं बात करूँ तो सदर अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स जलवी मार्केट
की सालगिरह है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि वो राना एहतशाम जो हैं वो साबिक यूथ काउंसलर रह चुके हैं, साथ ही साथ सिटी काउंसिल 64 भी हैं। और आज के दिन स्पेशली जो बर्थडे है उनकी, पहले तो सिटी 41 की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आगे बढ़ते आपको पता है कि हम डिफरेंट इश्यूज फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री बिजनेस के हवाले से ज़रूर बात करते हैं। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्कशन के थ्रू एक सोल्यूशन की तरफ आने की कोशिश करें। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस कम्युनिटी को जो फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए हमेशा सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की जाती है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और पॉजिटिव चीज़ों पे हमारी कोशिश होती है कि अपना फोकस रखने की कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो चीज़ों में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ मियां नईम अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन है PHMA के। आपको भी वेलकम करते हैं सर शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स बिजनेस की जब भी बात होती है, कॉमर्स की जब भी बात होती है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैसलाबाद शहर का। इनफैक्ट फैसलाबाद शहर तो जाना ही अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश होती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, इश्यूज को हाईलाइट करें, और जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर इंप्रूवमेंट ला सके। एक्सपोर्ट्स से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ देखी है पिछले कुछ वक्त में, लेकिन क्या बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाइड है? और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इंप्रूवमेंट कहाँ पर आ सकती है? फजील, मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली इस पर बताएं, लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रीफ जो है ओवरलाइन लें, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है फजील की हमेशा बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ओवरऑल चीज़ों के हवाले से, लेकिन क्योंकि पहले टारगेटेड मैं एक्सपोर्ट के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, तो अगर आप मियाँ साहब कोई थोड़ा सा बता दें क्या सूरत हाल है एक्सपोर्ट के हवाले से आजकल। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया सिटी फन। इस वक्त अगर हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से टिपिकल जो कि मेरा रेलेवेंट है वो है नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स। तो ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पोस्ट कोविड हमारी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी, फॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी ऑर्डर्स आए हमारे पास। एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स हैं, अगर मैं टिपिकली इसकी बात करूं स्पेसिफिकली नेटवेयर की, तो नेटवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आया। लेकिन अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो आज तक मेरे ख्याल 16 फरवरी को, आज जो है वो कल जो है वो पॉलिसी, जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी, जो कि पिछले तकरीबन 3.5 साल से हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो कल वो समरी अप्रूव हुई है कैबिनेट डिवीजन में। तो पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है मोर देन 60% टेक्सटाइल बेस्ड है, तो इतनी देर से पॉलिसी का आना हमारी समझ से तो बालातर है कि क्यों इतने अहम सेक्टर को, इतने अहम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इस तरह नज़रअंदाज किया गया। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, अब वो अप्रूव हो गई है समरी। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उनके टारगेट्स जो हैं हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। हम देखें, अगर हम बांग्लादेश से अपने आप को कंपेयर करें तो पाकिस्तान तकरीबन चौथा पांचवा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। तो अगर हम बांग्लादेश को देखें तो वो एक सिंगल बड भी कॉटन की जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो उनका जो टारगेट है, जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, जो अपना गोल सेट किया है 2024 तक, वो है $80 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का। तो हम उसके आधे में भी नहीं है, उसके हाफ में भी नहीं है हम। तो चाहिए तो था कि हम 80 बिलियन पे जाते तो वो 50 बिलियन पे होते, क्योंकि हम कॉटन भी हमारी अपनी है, रॉ मटेरियल भी हमारा अपना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पॉलिसी मैटर्स हैं जिन पे हमारे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी उतनी ग्रिप नहीं है जितनी उनकी है, हमारे कंपेटिटर्स की है। तो ये एक ऐसा डिलेमा है जो हमें हर दौर में फेस करना पड़ा है और अभी तक करना पड़ रहा है, कि हम ये चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं, आप स्टेक होल्डर्स जो हैं जितने भी हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें। स्टेक होल्डर्स जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आप पॉलिसी हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं बना सकते। आपकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, वो भी चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को बूम हो। जो हमारे मिनिस्टर हैं रजाक दाऊद साहब, वो भी चाह रहे हैं, असद उमर साहब भी चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हर बंदा चाह रहा है जो पॉलिसी मेकर है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लैकिंग्स हैं
कि जहां जहां वो ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि जो सिर्फ स्टेक होल्डर्स ही उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो हमारी ये हम्बर रिक्वेस्ट है पॉलिसी मेकर से कि आप गाहे बगाहे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेते रहें और पॉलिसी में जहां जहां अमेंडमेंट की ज़रूरत है वहां वहां अमेंडमेंट्स करते रहें, ताकि जो आने वाला वक्त है, जो फ्यूचर है, वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को मजीद बूम दे सके और हमने अपने कंपेटिटर्स की तरह अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को सेट कर सकें। बिल्कुल फजील, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था ब्रीफली एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि जैसे कि मियां साहब ने मेंशन किया कि अब जो है फाइनलाइज होने के करीब है, उस हवाले से भी बताइएगा कितना फ़ायदेमंद रहेगा एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए। देखें फातिमा, जो पॉलिसी आ रही है, पहले तो सबसे पहले उसके अंदर जो ये चीज़ें लेकर आए हैं उनको देखना होगा कि वो हैं क्या। जैसे मियां साहब ने कहा है कि बांग्लादेश, जो हम कॉटन कहीं ज़्यादा से प्रोड्यूस करते हैं अपने मुल्क में, वो कॉटन का पैदावारी मुल्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट ऐसा सेट किया है कि पाकिस्तान खुद एक कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होने के बावजूद उसके हाफ में भी नहीं जा रहा। तो पता यहीं से लगता है कि आपकी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पॉलिसी ऐसी बनाएं कि आपके जो, जैसे मियां साहब कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स, हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि स्टेक होल्डर्स को जब तक आप साथ नहीं बिठाएंगे, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि जिसमें आप इंडस्ट्री को कहें कि बूम इंडस्ट्री में आएगा। ऐसे नहीं आ सकता। जो लोग आपके सनतकार हैं, जब तक वो नहीं बैठेंगे, वो अपने मसाइल नहीं बताएंगे, वो आप चीज़ें बेहतरी लाने के लिए इंडस्ट्री में वो नहीं बताएंगे, आप नहीं कर सकते। पहले तो अभी तक आपके पास वो टेक्सटाइल मिनिस्टर ही नहीं है। आपका ऐसा मुल्क है जो कि 65% आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है आपकी मईशत में किरदार अदा करती है, फिर आपके पास टेक्सटाइल मिनिस्टर ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है आपके मुल्क के साथ कि आपने टेक्सटाइल मिनिस्टर ही नहीं दिया। और हर दफ़ा ऐसा होता था कि फैसलाबाद से होता था टेक्सटाइल मिनिस्टर, आपने फैसलाबाद से लेने की बजाय अपने पूरे मुल्क से नहीं लिया। जब तक आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं होगा, बाकायदा मिनिस्ट्री नहीं होगी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन देखेगा? आपने तो उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। अगर आपने अब पॉलिसी बना ही ली है तो इसमें भी आपको चाहिए तो ये था कि आप सनतकारों को साथ बिठाते, उनसे पूछते कि आज तक जो पिछली हुकूमतों ने गलतियां की हैं वो हम नहीं करना चाहते, आप हमें बता दें कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऐड करके अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं। आप यकीन करें कि जब तक आप खुद बैठ के खुद आप डिसाइड करेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आपके फैसलाबाद के जो सनतकार हैं, इन्होंने हमेशा यही मुतालबा रखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो हमें कुछ नहीं पूछती। अगर हमें कुछ कोई पूछेगा नहीं तो हम अपनी मर्जी से तो पॉलिसी नहीं बना सकते। हाँ, पॉलिसी बनानी उन्होंने ही है, लेकिन ये जब उनके साथ जाकर बैठेंगे, ये अपनी कुछ चीज़ें बताएंगे, उनको कुछ ऐड होगा उसमें, और जब चीज़ें मिल मिला के होती हैं वो यकीन करें अच्छी होती हैं। दो बंदे बैठ जाएं वो चीज़ बेहतर करेंगे, अकेले से बेहतर नहीं होगी, क्योंकि दो का मशवरा होगा। तो जब तक आप अपने स्टेक होल्डर्स को नहीं साथ बिठाते, आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री नहीं बनती, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बूम आ सकता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन तरक्की तब ही मुमकिन होगी जब आप फुली सीरियस होकर पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे। बिल्कुल, एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पे बात आ जाती है। यहाँ पर क्यों स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं मिलाया जाता, और एक इतने इम्पॉर्टेंट सेक्टर को जिसमें ऑफ कोर्स हमने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा भी है अगर हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, लेकिन पोटेंशियल है जितना हमारे मुल्क का और हमारी इंडस्ट्री का, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है इस चीज़ को? देखिए, मैं ये निगलेक्ट का लफ्ज तो शायद मैं जरा हार्श है, नहीं, मैं कहना तो इससे भी ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा, इससे ज्यादा कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इससे ज्यादा की गुंजाइश मौजूद है। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, और हमें उसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, हमें उसमें जितने भी रेजोल्यूशंस हम ला सकते हैं उसको लाना चाहिए, उसको एंगेज करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बार बार फिर यही कहने की बात है, जैसे कि फजील ने भी बताया, इसका हमारे साथ हमेशा साथ रहता है। हमारी मीटिंग्स में जो जितने भी मिनिस्टर्स के साथ जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, हम इनको अपडेट करते रहते हैं, ये हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हमने देखा है कि गवर्नमेंट चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो,
कोई इतना ख़ास फ़र्क बिजनेस कम्युनिटी के लिए इनकी माइंडसेट में मैंने नहीं देखा। हमने सारी हुकूमत के, मैं 4 दफ़ा मैं सर्व कर चुका हूँ एज ए चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो हर दौर में मैंने भी सर्व किया है, पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है, हमने नून लीग के साथ भी काम किया है, हमने तहरीक इंसाफ के साथ भी काम किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो माइंड सेट है ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। माइंड सेट जो है ना, वो काम करने वाला, उसमें रेजोल्यूशंस, उसमें इनकलाब लाने वाला, उसमें कोई गोल्स सेट करने वाला, उसमें कोई ख़ास कर टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से हर गवर्नमेंट ने उसको डिले किया है और उसको हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक वो पॉलिसीज़ नहीं ला सके। आज तक की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश कहाँ है? जैसे अब इकोनॉमीज इमर्ज हो रही हैं पूरी दुनिया में, इकोनॉमीज बड़ी, आप जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रिक्स, बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है जी, वो इकोनॉमी इतनी इमर्ज हो चुकी है कि हमारे किसी पॉलिसी मेकर्स की उस पर नज़र ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो नए नए FTA साइन कर रहे हैं, नए नए एरियाज़ में वहाँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हमारी उस पर कोई नज़र नहीं है। ओशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारे मिनिस्टर्स को चाहिए था कि हम उसको विजिट करते। इंडिया ने उसको विजिट किया। इंडिया ने पहले फेज़ में उन्होंने इंडिया को उसमें शामिल नहीं किया, लेकिन वो पीछे लगे रहे। अब उन्होंने इंडिया को कंसिडर किया है। अब उसमें क्या है कि उसमें एक रोड मैप है कि हर मुल्क में जहाँ जहाँ वो जो ओशियन कंट्रीज़ का जो पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसमें इतनी चीज़ें वो ला रहे हैं, इतनी उसकी पॉलिसी बना रहे हैं कि वो उनमें उनकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह का बूम आएगा कि वो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो हम ये कहते हैं कि हमारे किसी बंदे की, किसी पॉलिसी मेकर्स की उन FTAs पे नज़र नहीं है, उन एरियाज़ पे नज़र नहीं है। हमें उनमें जाना चाहिए, हमें उनको एंगेज करना चाहिए, उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि भाई हमें भी शामिल करें। इंडिया को शामिल कर रहे हैं, बांग्लादेश उस लाइन में है, तो हमें क्यों नहीं शामिल कर रहे? तो किसी की इस पर नज़र नहीं है। तो अगर उसको आप स्टडी करें तो उसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, इकोनॉमीज इमर्ज होंगी, ट्रेड होगी आपस में उनकी, और उसमें ड्यूटीज जो है वो वेव ऑफ होंगी एक दूसरे से। तो हमें चाइना के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चाइना के साथ FTA साइन हुआ है ना, तो उस जो कमेटी थी, ये आज से मैं आपको तकरीबन ये 2009 की बात है, तो तब भी मैं चेयरमैन था पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन का। तो वहाँ एक कमेटी बनी थी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, जिसने FTAs साइन करने थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो उस कमेटी का मैं भी मेंबर था, 15 मेंबर थे उसमें, मिनिस्ट्री के मेंबर थे, मुख्तलिफ जो हमारे टेक्सटाइल रिलेटेड जो हमारे शोबे हैं उनसे मैं भी नेटवेयर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहाँ हमने कंटिन्यूसली 15 के करीब मीटिंग्स की। तो जो हमारा चैप्टर था, मेरा जो चैप्टर है नेटवेयर का 51 से 62 तक, हमने उसमें एक पूरी ब्रीफिंग तैयार की कि हमें भाई, आप बजाय ऐसी चीज़ों के FTA साइन करने के, आप इन एरियाज़ में FTA साइन करें ताकि चाइना जो $20 बिलियन की इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से, उसकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, 20 बिलियन की पाकिस्तान से हैं, तो उसमें हम अपना पोर्शन, जो टेक्सटाइल का पोर्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पकड़ सकें, उसको ले सकें। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में और भी मैं बात करना चाहती हूँ, स्पेशली जो हमारे कंपेटिटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनके साथ कैसे बेहतर तरीके से कम्पीट किया जा सकता है और गवर्नमेंट कहाँ पर बेहतर पॉलिसीज़ बना सकती है। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, स्पेशली फोकस आज हमारे टेक्सटाइल्स के ऊपर एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वी आर नोन फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ, लेकिन फिर भी क्या टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और जितना काम किया जा रहा है क्या वो काफ़ी है, स्पेशली इन कंपैरिजन विद इंडिया या बांग्लादेश जो कि हमारे टॉप कंपेटिटर्स हैं इस रीजन के अंदर। लेकिन क्या हम उनको एक्चुअली में कम्पीट कर पा रहे हैं? कहा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से बूम हो रही है, दिस सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ सेंचुरी।
और क्या हम उस लेवल पर पहुंच पा रहे हैं? हमारा नेबरिंग कंट्री है, अगर हम बात करें सेम रिसोर्सेज ऑलमोस्ट हमारे पास भी मौजूद है जो कि इंडिया के पास मौजूद है, लेकिन क्या हम लैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी स्पेशली? क्या हम उसके पर काम नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुके, अब जो इकोनॉमीज है ना, अब इकोनॉमिक वार है। अब फिजिकल वार तो शायद कभी ना हो। तो इकोनॉमिक वार में जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे इमर्ज हो रही हैं, जैसे मैंने ब्रिक्स का नाम लिया, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो उन्होंने बड़ी तगोदौ की उसमें शामिल होने के लिए। तो हमारे किसी मिनिस्ट्री ने, किसी हमारे पॉलिसी मेकर ने कोई ऐसा मेरे ख्याल उनको स्टडी नहीं किया। वो आज तक उनको, हम अगर ब्रिक्स की बात करें तो शायद किसी को पता भी ना हो कि वो क्या है। आधे लोगों को पता ही नहीं होगा जो पॉलिसी मेकर्स को ब्रिक्स क्या है। इकोनॉमीज जैसे ओशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी साइन हो रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 10-12 के करीब कंट्रीज जो हैं वो उसमें वो इकोनॉमीज इमर्ज हो चुकी हैं। तो उसमें एक ऐसी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं उनकी इकोनॉमी में कि वो एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और हम उसको कम्पीट नहीं कर, हम उसको कम्पीट कर नहीं सकते ना। हम देखें, जो सबसे बड़ी बात है जो वो हैं, वो जो बैरियर्स हैं ना, जब तक वो नहीं हटेंगे हमारी, जिस तरह हम अगर कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस तरह हमें जीएसपी प्लस मिला है, तो डेफिनेटली उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बूम आई है। जीएसपी प्लस से वो एक ड्यूटी बैरियर्स थे, वो बैरियर्स हटे हैं, तो हमारी जो हम कंपेटिटिव हुए हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंपेटिटर से ज़ाहिर है सस्ती है। आपके ओपिनियन में स्पेशली हमारे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस हमेशा फैसलाबाद शहर के ऊपर रहता है, क्या बैरियर्स हैं, क्या हर्डल्स हैं जो कि हम इस वक्त फेस कर रहे हैं उस पोटेंशियल को रीच करने में नाकामयाब होने के लिए? देखें, जिस तरह हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स थी वो काम करती रही जीएसपी प्लस पे, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक हमारे जो नून लीग की गवर्नमेंट ने भी और पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी उस पर बहुत काम किया। तो उस पर जीएसपी प्लस में स्टेटस मिला। तो हमारी जो हम अगर कैटेगराइज करें तो हमारी जो ड्यूटीज़ थी वो वेव ऑफ हुई। तो 10-15% भी अगर वेव ऑफ हो जाएं तो हम अपने कंपेटिटर से उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो वो बैरियर्स अब हमें देखें, अब जिस तरह मैंने ओशियन पैसिफिक का कहा है कि वो एक नया एक ब्लॉक बना है, तो इंडिया ने उसमें तकरीबन 5 साल से इंडिया कोशिश कर रहा था, तो इंडिया को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया था। लेकिन लास्ट ईयर जो उनकी समिट हुई, तो उसमें इंडिया ने एक पूरी ब्रीफिंग उनको दी कि हम आपके साथ, अगर आप हमें इमर्ज करें तो हम ये फैसिलिटीज़ आपको देंगे। उसके जवाब में आप हमारे जो ड्यूटी बैरियर्स हैं उनको कम करें, हमारे साथ एफटीए साइन करें, हमारी प्रोडक्ट को विजिट करें, हमारी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में फिजिबल है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी स्टेक होल्डर ने, हमारे किसी पॉलिसी मेकर ने उस पर काम नहीं किया। तो हमें पता ही नहीं है। देखें, हमारी पूरी, मैं नहीं समझता कि शायद इंडस्ट्री के चंद एक लोग हों जिनको पता हो, और मिनिस्ट्री में शायद चंद एक लोग हों जिनको पता हो कि ये भी हमारे एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। जो हमारे जो बैरियर्स हैं, जिनकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान से $20 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है, तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर बहुत कम है। अब चाइना में काफ़ी उसमें उसकी जो लेबर है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है। वहाँ जो हैं वो हालात वो पहले जैसे नहीं है। वो इतनी इकोनॉमी उनकी ज़ाहिर है बूम की। तो उन्होंने इतनी रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो लेके आए हैं कि पिछले 3 साल में अगर हम चाइनीज़ टिपिकल जो उनका टेक्सटाइल सेक्टर है, तो वो हमारे से कोई ज़्यादा सस्ता नहीं है। मैं अगर स्पेसिफिकली कॉटन प्रोडक्ट की बात करूं, वैसे चाइना माइक्रोफाइबर में हमसे बहुत ज़्यादा है, हम माइक्रोफाइबर में हैं ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, स्टैंड ही नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि हम फिर पॉलिसी मेकर्स को मुखातिब करते हैं अपना, यही हमारे पास है कि हम आपके थ्रू, हम मीडिया के थ्रू हम गाहे बगाहे जो हमारी नाकस राय है उसको शेयर करते रहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो ओशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, अब साइन हो चुका है, जिसमें अब इंडिया भी जो है वो शामिल हो रहा है, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए उस पर एक ब्रीफिंग तैयार करें, उनकी जो भी उनके साथ नेगोशिएट करें, बैठें उनके साथ, उनको बताएं कि हम इन प्रोडक्ट में आपको फेवर कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट में आप हमें फेवर करें। तो वो जो ड्यूटी बैरियर्स हैं, जो वो उनको अगर वो थोड़े से भी रिलैक्स हों
तो हम अपना शेयर बहुत इजीली वहां से फेच कर सकते हैं। तो अगर हम न्यू बिजनेस फेच करना चाहते हैं, न्यू एरियाज में और ट्रेडिशनल में और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स को बूम करना चाहते हैं, तो फिर एक ऐसी जामिया और ऐसी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी कि हम इस चीज से निकलें कि हम हर साल 2-3 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो हम किसी न किसी वजह से हमें अल्लाह ताला वो अनायत कर देता है कि हम 2-3 बिलियन डॉलर पे इतने चीखे मारते हैं, खुश होते हैं कि हमने जैसे पता नहीं क्या कर लिया। तो जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो इकट्ठे ही एक एक 2-2 साल में 20-20, 25-25, 30-30 बिलियन डॉलर्स का गोल सेट करते हैं कि हमने इस टारगेट को नेक्स्ट ईयर अचीव करना है। तो हम 2-3 बिलियन डॉलर पे हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी खुशी से चीखें निकलने लग जाती हैं, जबकि हमारा पोटेंशियल, हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल, हमारी लेबर का पोटेंशियल हमारा इससे कहीं ज़्यादा है। इससे कहीं ज़्यादा बिजनेस फेच कर सकते हैं हम न्यू मार्केट से, और न्यू जैसे अफ्रीकन मार्केट्स हैं। अगर हमारा आज तक कोई हमारा डेलीगेशन बन के नहीं गया अफ्रीकन मार्केट में, जहां इंडिया का इतना बड़ा वहां इन्फ्लुएंस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उस मार्केट को विजिट किया, साउथ अफ्रीका को, केनिया को, जिम्बाब्वे को, मैंने उस मार्केट को विजिट किया। उसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमें वही फिर वो ड्यूटी बैरियर्स हैं, वो बैंक पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, वो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, नई मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, तो कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री में आने का, यही 1-2 बिलियन डॉलर में हम इसी में खुश होते रहेंगे। तो जो हमारा 1 करोड़ नौकरियों का हमारे प्राइम मिनिस्टर का साहब जो विजन लेके आए थे, मैं ये समझता हूं कि अगर जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही वो वाहद सेक्टर है, वो वाहद सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आ सकता है, इनकलाब लेके आ सकता है, नई जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमी को बूम दे सकता है। इकोनॉमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो आई थिंक पहले कुछ वक्त हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी एक्सपोर्ट्स के अंदर, लेकिन जिसके बाद कुछ पिछले कुछ सालों में हमें बेसिकली इवन तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, लेकिन उस लेवल की हम इम्प्रूवमेंट नहीं देख सके जैसी होनी चाहिए थी। स्पेशली अगर 2014 के नज़दीक की बात करें तो आई थिंक वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिली, जिसके बाद अभी तक हम नहीं हो पाए हैं वापस अपनी टेक्सटाइल सेक्टर को। लेकिन आई माइट बी अ बिट ऑफ टाइमिंग्स के साथ। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा डिटेल में इस हवाले से बात कर पाएँ और ये भी देख पाएँ, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर हम अपने लग्जरी गुड्स को देखें, रिसोर्सेज को देखें, तो पाकिस्तान के पास वो हर चीज़ मौजूद है जिसकी ज़रूरत है, लेकिन आखिर पे क्यों है कि हम उस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। एंड स्पेशली वन ऑफ द रीजंस इज के निगलेक्ट और पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कुछ थोड़ा सा लैक। लेकिन उसके अलावा क्या रीजंस हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट्स के हवाले से और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है फैसलाबाद की इंडस्ट्री में। एंड पॉलिसी मेकर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साथ ही साथ इंडिविजुअली बिजनेस कम्युनिटी का भी किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी तरफ से जहाँ पर कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाएँ। और कंसर्न्स को हमारा काम है कि इंतज़ामिया तक, इदारों तक आप लोगों की आवाज़ और बिजनेस कम्युनिटी की जो मसाइल हैं उनको आगे तक लेकर जाएं। स्पेशली अगर हम बात करें डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ के हवाले से, तो हमेशा फ्लक्चुएशंस रही हैं। और जिस तरह से मैं बात करी थी ब्रेक में जाने से पहले हिस्ट्री के हवाले से कि हमने फ्लक्चुएशंस देखी हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हवाले से। कभी इंप्रूवमेंट आती है और कभी दोबारा से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। आपकी एक बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सच में जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किरदार है, और स्पेशली फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पॉलिसीज़ के हवाले से और हिस्ट्री को उसके साथ रिलेट करके, कहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ वेंट रॉन्ग, क्योंकि हमने बूम भी देखा है, हमने फिर दोबारा ख़राब होते देखी हैं चीज़ें, फिर हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, अभी भी उस लेवल पर हम नहीं पहुँच पाए जिसमें हम पहले हुआ करते थे। तो ये पॉलिसीज़ में कहाँ पर हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिली? देखें, इसमें अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी राय ये है
कि वो कहते हैं ना कि हर खबर पे नज़र, वो हमारी नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकर्स की। तो दुनिया में क्या हो रहा है उसको हम कभी उसको स्टडी नहीं करते। हम अपनी पॉलिसी बनाते वक्त हमने कभी स्टेक होल्डर्स को, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड नहीं किया। तो ये डिलेमा है। तो इसमें देखें, एक चीज़ का कोई अकले कुल नहीं है, कोई मिनिस्ट्री, कोई बंदे, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनसे उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग्स नहीं करेंगे, उनका फीडबैक नहीं लेंगे, तो आप कोई रेवोल्यूशन ला नहीं सकते इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 80 लाख मजदूर, लेबरर्स जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री से डायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास जॉब्स करते हैं। और हमारा तकरीबन, अगर मैं स्पेसिफिकली गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करूं, तो तकरीबन हमारा $4 बिलियन का टर्नओवर शेयर है नेशनल इकोनॉमी में। तो मैं ये समझता हूं कि ये शेयर $10 बिलियन से भी एक्सीड करना चाहिए, जितना हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। देखें, हमें कहा जब पॉलिसी में, अनफॉर्चुनेटली जब पॉलिसी मेकर्स के साथ हम कोई किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी किसी पॉलिसी पे प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आप कंपेटिटिव नहीं है। देखें, हम मैं मान लेते हैं, चलो उनकी बात मान लेते हैं, हम कंपेटिटिव नहीं है। इसके बावजूद, इसका क्या मतलब है कंपेटिटिव नहीं है? कि आप अहल नहीं है, दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि आपके पास वो पोटेंशियल नहीं है जो आपके नेबरिंग कंट्रीज के, आपके इमीडिएट कंपेटिटर्स हैं, जो उनके पास है। तो चले हम ये, अगर बिलफर्ज मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता, अगर हम मान भी लें ये बात, हम उनकी मान भी लें, तो इसके बावजूद टेक्सटाइल पॉलिसी का ना होना, हमारे रॉ मटेरियल्स की कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट होना, हमारी डोमेस्टिक नीड्स को किसी ने गेज नहीं किया कि हमारी डोमेस्टिक नीड क्या है, हमें कितना रॉ मटेरियल इधर चाहिए जो उससे एक्सेसिव एक्सपोर्ट हो, किसी ने उसको आज तक गेज नहीं किया। कुछ पे बाइंडिंग्स नहीं लग सकी जो हमारी थी। जब देखें, अब कॉटन की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, कॉटन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, तो लेकिन जितनी पाकिस्तान में है इतनी पूरी दुनिया में नहीं है। हमने तो अपनी जेब को देखना ना, अपनी जेब का खर्च हमने देखना कि हमारा उसमें गुजारा हो रहा है, हमारे लेबरर का गुजारा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इंडस्ट्री को अगर सही मायनों में अगर बूम देना है, तो फिर ऐसी चेंजेस लानी होंगी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज ला रहे हैं, उनको स्टडी करना होगा, उनकी इकोनॉमी को विजिट करना होगा। और एक और चीज़ जो कि बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है, 160 पर पेट्रोल जा चुका है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर? देखें, डेफिनेटली जो हमारा रॉ मटेरियल है, जिसमें जो हमारा डाइंग्स हैं, जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, वो हमारी तकरीबन सारी चीज़ें इंपोर्ट है, हमारे केमिकल्स, हमारा रॉ मटेरियल सारा हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट कॉटन तो हमारे पास अपनी है, तो बाकी तो सारा मटेरियल। तो उसमें तो फिर आपको पता ही है कि ऐसी छलांग आएगी। हम पॉलिस्टर भी इंपोर्ट करते हैं, कुछ इधर से भी बनता है, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, रॉ मटेरियल, डाइज, केमिकल, सारा कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस पर एक ऐसा हमें महंगाई का एक ऐसी का सामना, हमारी हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उससे मुतासर होगा। और अनफॉर्चुनेट है ये कि देखें, अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो आप दो रुपये इस दफ़ा कर लें, 2 रुपये नेक्स्ट मंथ कर लें, 2 3 तो एक दफ़ा ही बम ब्लास्ट ना करें इकोनॉमी में। इस तरह के स्टेप्स जो हैं, वो पता नहीं कौन है इनके मशीर जो इनको इस तरह के मशवरे देते हैं, जिससे ये एक रात बैठे बैठे ये 12 रुपये लीटर। देखें, ये इसको 4 हिस्सों में भी डिवाइड किया जा सकता था। देखो, हम निगेट नहीं करते, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो जो खाम तेल है उसकी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इंक्रीज होता है, जो रैपिड इंक्रीज पाकिस्तान में है, तो उस तरह का डिक्रीज नहीं है। जब डिक्रीज आती है तो उस तरह का डिक्रीज हमें नहीं मिलता, रैपिड इंक्रीज हमें वो मिलता है और फिर वो जाता नहीं है। आपको लगता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, क्या पाकिस्तान में, स्पेशली अगर हम इंडस्ट्री से क्योंकि रिलेट करें, चीज़ों को एक्सपोर्ट से रिलेट करें, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे ममालिक के मिनिस्टर्स के साथ, उनकी ट्रेड इंडस्ट्री के साथ, क्या हम उस तरह से रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं जैसा होना चाहिए? ये बहुत बड़ा मार्केबल क्वेश्चन है कि हमारे जो ट्रेड हमारे मिशंस हैं, जो बाहर एम्बेसीज में बैठे हैं, वो बिल्कुल इस पे काम नहीं कर रहे। हमने आज तक हमारे किसी ट्रेड मिशन ने, किसी ट्रेड मिनिस्टर ने, हमारे शायद 1-2 को मैं जानता हूं जिन्होंने काम किया है, लेकिन फिर जो मैसेज हैं उन्होंने काम नहीं किया। जो हमारे बड़ी बड़ी वो फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिलीज 3-3 साल के लिए उनकी डेपुटेशन पे वो जा रहे हैं,
तो जो हमारे ट्रेड अटैचीज हैं, जो ट्रेड कमर्शियल मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे बाहर हमारे ट्रेड मिशंस में बैठे हैं, तो उनको जो काम करना चाहिए था मेड इन पाकिस्तान लेवल पे, उन्होंने वो काम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली वो हम हर जगह चीखो पुकार करते रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक हम डेलीगेशन कुछ चंद साल पहले हम लेके गए जर्मनी, हमारा नेटवेयर का टेक्सटाइल का डेलीगेशन था, मैं उसको लीड कर रहा था। तो जर्मनी में हमारा जो कोई जनेजो साहब थे, जो हमारे कमर्शियल अटैची थे, उन्होंने हमारी मीटिंग्स रखाई। एक हम फ्रैंकफर्ट में थे, फ्रैंकफर्ट से हमें वो लेके गए 3.5 घंटे की ड्राइव करके हमें वो लेके गए हैम्बर्ग। उन्होंने हमें एक कन्वेंशन सेंटर में एक हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ हमारी मीटिंग थी। हमने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी मेड इन पाकिस्तान ले, पूरी प्रेजेंटेशन उनको दी। पूरी प्रेजेंटेशन देने के बाद हम बैठे थे, तो मेरे साथ जो लोग बैठे थे ना, वो मैंने देखा कि इनकी अनलाइक बिजनेसमैन एक्टिविटी और उनकी वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अनलाइक बिजनेसमैन की तरह नहीं है। तो जब वो ब्रीफिंग खत्म हो गई, तो मैंने जो मेरे साथ बैठा था वो टर्किश था, बेसिकली वो बिलोंग्स टू टर्किश, लेकिन जर्मन, जैसे जर्मन या टर्किश कहते हैं, वो था। तो मैंने कहा भाई आप, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप टेक्सटाइल की इंपोर्ट करते हैं? उसने कहा नहीं जी, मैं टेक्सटाइल की इंपोर्ट नहीं करता। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं? उसने कहा मेरी कबाबों की दुकान है। ऑनेस्टली मैं आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं। उसने कहा मुझे कल किसी ने बताया कि वहां से कुछ पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो अगर आपने कोई गारमेंट का काम करना है तो आप आ जाएं। तो कहता एक लाइन में आप हमारे पॉलिसी मेकर्स को, फैसलाबाद की इंडस्ट्री को कुछ कहना चाहें? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदारा जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे सीखें, वो बांग्लादेश से सीखें। उन्होंने कॉटन प्रोड्यूसर ना होने के बावजूद वो 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का टारगेट और गोल सेट करके बैठे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में। तो उनसे कुछ सीखें, कुछ जो दुनिया में हो रहा है उस पर नज़र रखें, नए नए FTA साइन करें और इंडस्ट्री को फौरन जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसको फौरन अनाउंस करें, उसको लेके आएँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करें। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आज आपकी तरफ से, आई रियली होप कि इदारों की तरफ से चीज़ें बेहतर करने की तरफ जो है ध्यान दिया जाए, ना कि चीज़ों को और मुश्किल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ एंड ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे किचन के सेगमेंट में आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से ज़रूरी बात करें। हमेशा याद रखें, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, आपके अपने पैशंस हैं, एम्बिशंस हैं या कोई भी ड्रीम्स हैं जो कि आप पूरा करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो और आप उसको प्रायोरिटाइज भी करें और उसका ख्याल भी रख रहे हों। इसलिए बहुत प्रायोरिटाइज किया करें, वक्त निकाला करें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। चाहे दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें और फिजिकल और ओवरऑल अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोशिश करें काम करने की। चाहे 5 मिनट आप वॉक किया करें या फिर योगा अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें। सिर्फ 5 या 10 मिनट अपनी रूटीन में से अपनी सेहत को देने के लिए ओवरऑल आपकी सेहत पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। स्पेशली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उस पर हमारे मील्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने मील्स को प्लान करें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का, हेल्दी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और ऑफ कोर्स कुकिंग ऑयल का इंतखाब बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई मील तैयार कर रहे होते हैं, फैसलाबादी हो, पाकिस्तानी हो और हमें खाने से मोहब्बत ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कम्प्लीटली अपनी डाइट को जो है जंक फूड को निकाल देना या डिफरेंट तरह के डिशेस को निकाल देना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जा सके। इसलिए अगर मैं स्पेशली कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे वो सलवा बनास्पति हो या फिर सलवा कनोला ऑयल, विटामिन ए और डी का बेहतरीन ब्लेंड इसके अंदर शामिल किया गया है आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए। सलवा बनास्पति के अंदर 100% वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पाम, कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल शामिल है। इसी के साथ साथ अगर हम सलवा कनोला ऑयल की बात करते हैं तो इसमें भी एक बहुत हेल्दी मिनरल्स एंड विटामिन का ब्लेंड शामिल है, जिसको आप इस्तेमाल करके कोई भी आपकी जो डिश है उसको तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में बड़े मज़ेदार सी डिशेस बनाई जाती हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हो या मॉडर्न रेसिपीज़ हो। कोई भी रेसिपी बनाते हुए आप सलवा बनास्पति या सलवा कनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने बात की, जब भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ओवरऑल सेहत पर अच्छा इंपैक्ट रहता है। तो वो चाहे वेजिटेबल ऑयल्स हो या फिर कोई और तरह के ऑर्गेनिक
इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे अच्छा रहता है। साथ ही साथ रेसिपीज़ डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे वो एयर फ्राइड के लिए हों, बेकिंग के लिए हों। और सलवा बनास्पति बनाने वालों का, सलवा बनास्पति और सलवा कनोला ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आप किसी का भी इस्तेमाल करते हुए अपनी मॉडर्न रेसिपीज़ और अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें, देखा करें कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ओवरऑल डाइजेशन में उतनी ही आप जो है आसानी रहेगी, उतना ही आपकी ओवरऑल सेहत पर अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। इसे वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया करें और अच्छे और हेल्दी प्रोडक्ट्स को लाजमी तौर पर अपनी डाइट में शामिल करें और ना कि बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोसेस्ड खानों को ऐड करें। साथ ही अगर हम बात करते हैं हमारी रूटीन की, चाहे फिर वो हमारे ऑफिस का टाइम हो, घर का टाइम हो, ड्राइव करने का टाइम हो, किसी ट्रैवलिंग का टाइम हो, वेकेशन का टाइम हो, आई थिंक एक चीज़ जो कि हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो ऑफ कोर्स चाय है। वो चाहे हमारी फैमिली के साथ वक्त हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ वक्त हो। एंड डीएटी, ऑफ कोर्स डीएटी के हवाले से भी बात कर ही लेते हैं। अगर हम डीएटी की बात करें तो डीएटी बनाने वालों का दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ का इस्तेमाल करके पत्ती बनाई जाती है। 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑफ कोर्स खुशबू है, टेस्ट है और टेक्सचर है। और डीएटी बनाने वालों के दावा है कि तीनों चीज़ों पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आप लोगों को नंबर 1 प्रायोरिटी रख के वो लोग चलते हैं। डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि वो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करते हैं टू मेक श्योर कि नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट ही आप लोगों तक पहुंच रहा हो। साथ ही साथ डीएटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी येलो पैकिंग शामिल है और दूसरी डीएटी दाने वाली है रेड पैकिंग, जो कि ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ी सी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो वो भी आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। ग्रेट वैल्यू पैक्स अवेलेबल हैं, जो कि अगेन आप लोग बड़े आराम से मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। जब भी कोई ऑफर होता है, डिस्काउंट होता है, तो पता नहीं क्यों दैट्स अ लॉट मोर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बड़ा लगता है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है पता नहीं क्यों उसी रैक की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट्स नजर आ रहे होते हैं। एंड ये डीएटी बनाने वालों को ये दावा है कि वो लोग चाहते हैं कि आपकी जो बजटिंग है मंथली, उसमें भी वो लोग आप लोगों की मदद करें। और बचत किसको अच्छी नहीं लगती है, फिर चाहे वो पैसे जो है हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं और अपने लिए जो थोड़ी बहुत शॉपिंग, आपको पता है ग्रॉसरी शॉपिंग कभी भी सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं होती है। एंड आई थिंक कोई भी जो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं जो अपने लिए ग्रॉसरी शॉपिंग करती हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमेशा कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं रैंडमली, जो कि ऑफ कोर्स ग्रॉसरी में शामिल नहीं होता है और ये रैंडम चीज़ें बड़े मज़े की लगती हैं। तो डीएटी ने इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफर भी दिया है ताकि आप अपने लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी खरीद सके और टेंशन न लेनी पड़े आपको अपने ओवरऑल बजट की। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हम स्पेशली अपने किचन के सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि हेल्थ के हवाले से ज़रूर बात करें। हेल्थ का और ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी ट्रीटमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हों डिफरेंट टाइम्स पर और रेगुलर चेकअप्स को आम बनाना चाहिए। आई डोंट नो कि क्यों हम लोग हमेशा डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि घरेलू टोटकों से ही जो है वो हम अपने आप को ठीक कर लें, या कोई प्रॉब्लम गॉड फॉरबिड किसी को भी कोई किसी तरह का छोटा मोटा हेल्थ इशू भी हो जाता है तो हम हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। मे बी इसमें एक जो ट्रस्ट है डॉक्टर्स के दरमियान और लोगों के दरमियान वो डैमेज हुआ है पिछले कुछ वक्त में, शायद इस वजह से हम लोग उस चीज़ से कतराते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो रेगुलर चेकअप्स तो करवाते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है कोई छोटी चीज़ आपको लगता है कि शायद सही नहीं है, कहीं भी हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो और जितना अर्ली जो है आप अपना इलाज शुरू करवाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि अगर कोई भी हेल्थ इशू हो आपको, या गॉड फॉरबिड किसी को भी आपकी फैमिली के अंदर, तो लाजमी तौर पे डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत लाजमी। आज हमारा टॉपिक DHQ हॉस्पिटल के हवाले से होगा। कोशिश करेंगे कि अपना जो फोकस है वो हॉस्पिटल के ऊपर रखें, डिफरेंट फंडिंग्स के हवाले से किस तरह के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट के प्लान है, और साथ ही साथ क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि 9 फरवरी को फैसलाबाद शहर में सेहत कार्ड लॉन्च हो चुका है। अगर आप फैसलाबाद की शहरी हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो आप अब इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, कहाँ पर आसानियाँ पैदा होंगी लोगों के लिए और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज किसी भी नए इनिशिएटिव के साथ हमेशा कहीं ना कहीं कंसर्न्स और इश्यूज जो हैं वो जुड़े रहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें किसी तरह की क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। बट एक्चुअली में सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, जो हमारा काम है, और एक
पॉजिटिव नोट के ऊपर डिस्कशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MS हैं DHQ हॉस्पिटल के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली भी मौजूद हैं, जो कि DMS हैं एडमिन DHQ हॉस्पिटल के। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह मैंने बताया कि आज का हमारा डिस्कशन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा, जिसमें से 2 DHQ हॉस्पिटल के हवाले से हैं और एक स्पेशली सेहत कार्ड के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स DHQ हॉस्पिटल में भी किस तरह से सहूलियात फराहम की जाएंगी। आप डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो हैं वो ऑल्सो फोकल पर्सन है सेहत कार्ड DHQ के। तो मैं चाहूँगी अगर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ सेहत कार्ड के हवाले से, और इसकी अभी तक 9 फरवरी से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन क्या चीज़ें आपको नजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस फोरम पे हमें दावत दी है। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो आवाम के जहनों में कुछ बातें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन्स हैं इस बारे में से सहूलत कार्ड के बारे में, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दूर करूँ। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि हमारी इस गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो आवाम जो थी वो पहले जिनकी रसाई डॉक्टर्स तक या प्रोसीजर्स तक नहीं थी, उसको इस गवर्नमेंट ने आसान बनाने की कोशिश की है। जो फैसिलिटीज़ आवाम को नहीं मिल रही थी या जिसके लिए आवाम को पैसे खर्च करते थे, प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सेक्टर में भी, इंशाल्लाह ये जो सारे प्रॉब्लम हैं ये ख़त्म होंगे। बेसिकली ये है एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इमरान खान साहब का। तो इसमें वो चीज़ें भी कवर होंगी जिसके लिए आवाम को पहले बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिसमें एक मिसाल कैंसर के इलाज की है, जिसमें आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरापी होती है तो उसको बेतहाशा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कुछ फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी है और कुछ जो है पेशेंट खुद लगाता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने इसको भी मैक्सिमम कवर किया है। जिस तरह एक जो फैमिली हेड है उसके लिए 10 लाख रुपया मुख्तस कर दिया है गवर्नमेंट ने फैमिली हेड के लिए। फैमिली हेड वो बंदा है जो मतलब एक फैमिली को डील करता है, उसमें एक हस्बैंड हो सकता है जिसके बच्चे हैं, या एक पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके अनमैरिड जो फैमिली है वो है। तो ये सब उनको कवर करेगा। कीमोथेरापी की जिस तरह मैंने बात की तो उस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो इसके लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब आवाम को वो पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे। इस तरह बाज़ प्रोसीजर जो ऑपरेशन थे जिनके लिए भी आवाम को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे, कुछ टेस्टों के लिए, मेडिसिन के लिए, इम्प्लांट्स के लिए, अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में वो भी मैक्सिमम फ्री होंगे, बल्कि बिल्कुल ही फ्री होंगे। उसके लिए भी आवाम को पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि इसके अंदर एक मोटिवेशन है डॉक्टर्स के लिए भी, और जो दूसरा अमला पैरामेडिक्स भी का अमला है उसके लिए भी। पहले एक ये होता था कि हमारे अवाम में ये था कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे रवैया ठीक नहीं होता, ना डॉक्टर्स का रवैया ठीक होता है और ना ही पैरामेडिक्स का। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मोटिवेशन है कि जो जितना अच्छा काम करेगा तो गवर्नमेंट उसको इसमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करेगी, उस बंदे को इसमें कोई शेयर भी मिलेगा इस सेहत सहूलत प्रोग्राम की तरफ से। जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसमें से एक प्रोफेसर से लेके नीचे एक स्वीपर तक जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे जो काम करने की जो आवाम के अंदर है, मुलाजमों के अंदर है, वो जो काम करने की जो है ख्वाहिश वो ज़्यादा होगी, लोगों से अच्छा बिहेव करेंगे, लोगों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा होगा। और इसी तरह जो डॉक्टर्स थे वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। जो एक डॉक्टर 2 ऑपरेशन करता है तो हो सकता है कि वो एक डॉक्टर जो है वो शाम तक 6-7 ऑपरेशन कर सके। तो ये एस्पेक्ट हैं। मुझे लगता है अगर अल्लाह करे इस मिशन में हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी तो ये आवाम के लिए बहुत फायदेमंद। फंडिंग के हवाले से क्या ऑलरेडी आपको किसी किस्म की फंडिंग मिल चुकी है इस प्रोजेक्ट के लिए? मैडम, इसमें जो फंडिंग है इसमें गवर्नमेंट ने फंडिंग की है स्टेट लाइफ को तकरीबन 130 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट ने जमा करवा दिया है। अब जो हम प्रोसीजर करेंगे, जो भी करेंगे, हम उसका एक क्लेम बनाएंगे, वो हम क्लेम स्टेट लाइफ को फॉरवर्ड करेंगे और स्टेट लाइफ जो पैसे है वो हॉस्पिटल को ट्रांसफर करेगी। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स इसी हवाले से अगर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करें, लेकिन आई थिंक हम उसके ऊपर वापस आ सकते हैं, स्पेशली कोरोना के हवाले से करंट सिचुएशन के अगर आप थोड़ी सी गाइडलाइंस हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की ये आपको पता है कि 5th वेव आ गई है, तो इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी है ना जी, एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसमिट वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम इतने पेशेंट को नहीं होते।
इस वक्त हमारे पास जो है वो 17 पेशेंट एडमिट हैं, उनमें से 4 जो है वो क्रिटिकल हैं। 70 आपने कहा, 70 पेशेंट, 17 पेशेंट्स, उनमें से 4 क्रिटिकल हैं। अच्छा, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो दवाइयाँ हमारे पास सारी मौजूद हैं, पीपीज मौजूद हैं, लॉजिस्टिक्स मौजूद हैं, स्टाफ हमारा मौजूद है, जो कि हम पहले 3-4 वेव्स भुगता चुके हैं अच्छे तरीके से। तो हमने वो सारा मैनेज किया हुआ है। अगर खुदा न खासा पेशेंट ज़्यादा भी इसमें आ जाते हैं, कोई ऐसा खुदा न खासा मसला होता है, तो हम उन्हें भी कैटर कर सकते हैं। यानी कि प्रेपरेशंस जो है, हाँ, फिलहाल हमारा जो है कंट्रोल में है सारी चीज़ें। एक ऑक्सीजन टैंक हमारे पास है 10,000 लीटर का, तो एक हमने और अभी उसके लिए फाउंडेशन हमने बना ली है, तो वो हमारा प्रोसेस में है। इंशाल्लाह हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा सिलेंडर्स हैं, मेडिसिन भी हैं, ऑक्सीजन भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। क्या आपको लगता है कि 5th वेव का जो इम्पैक्ट सोचा जा रहा था, प्रिडिक्ट किया जा रहा था, हम किसी तरह से उसको एस्केप कर गए, या अभी भी वो खतरा आ सकता है? हाँ जी, अभी चूँकि वो चल रहा है, इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जैसे पिछले में था ना। सबसे खतरनाक जो थी वो डेल्टा वेव थी, 4th वेव। हाँ, उसमें हमारे पास जो है वो हमारी तकरीबन कैपेसिटी फेल हो गई थी। हमें एक और वार्ड हमने इसके लिए हमें तैयार करना पड़ा था एट द एंड, लेकिन अभी तो हमारा जो पहला वार्ड है ना, उसी में हम उसको मैनेज कर रहे हैं, और अभी वो भी पूरा मतलब फिल नहीं हुआ, अभी उसमें भी हमारे पास वैकेंसी मौजूद है, बेड्स मौजूद हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दैट्स अ बिग डील, और बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है, बिकॉज आई थिंक कोरोना से हम सब डरे हुए हैं, और हम सब ने पिछली वेव्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनकी वजह से शायद हम अभी भी थोड़े ट्रॉमेटाइज्ड हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इस वेव से, मैं चाहूँगी कि हम उसके ऊपर भी बात करें, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम सेहत कार्ड के हवाले से, आपने बताया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इफ आई एम करेक्ट, डील कर रही है इस फंडिंग के साथ, और उनको ऑलरेडी फंडिंग मिल चुकी है। क्या रजिस्ट्रेशंस के हवाले से आपको कुछ फिगर्स पता हैं कि इस वक्त क्या है? मैम, इसमें जो भी हमारे पास पेशेंट्स, हमारे पास डीएचयू में 2 तरीके हैं जिससे पेशेंट का एडमिशन है। एक पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसका एडमिशन है, और एक ओपीडी में आता है और उसके बाद उसका एडमिशन होता है। डिफरेंट यूनिट्स वाले देखते हैं जिसको एडमिशन चाहिए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आप कह सकते हैं कि हम डे बाय डे इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पहले हमारा एडमिशन कम था, और कल से हमारा जो एडमिशन है, आप कह लें कि जो टोटल एडमिशन होता है उसका 50% से ज़्यादा जो है हम सेहत सहूलत कार्ड पे उसका एडमिशन कर रहे हैं। और लोगों को मैक्सिमम जाके मैंने एक फील्ड फोर्स अपनी तैयार की है, जो जाके हर पेशेंट जो सेहत सहूलत का दाखिल हुआ है उस तक पहुंचती है, उसके मसाइल जो हैं उसको हम करते हैं, देखते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो डे बाय डे हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इससे इनके लिए बेनिफिट है। अगर एक बंदा फैमिली हेड है, उसका वो एलिजिबल है इस सेहत सहूलत के लिए, तो उसको हम सेहत सहूलत कार्ड पे ही एडमिट कर रहे हैं। तो डे बाय डे इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। सही है। और ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो जी, हमारे पास मैडम कल की जो एडमिशन है, हमने कल 40 पेशेंट्स जो हैं वो सेहत सहूलत कार्ड पे एडमिट किए हैं। 9 तारीख से हम स्टार्ट लें तो पहले शुरू में कोई 6, 7, 10, 15, 20, और कल से हमारी जो फिगर है 40 क्रॉस कर गई है इस वक्त 40 पे जी। और ये किन चीज़ों के लिए इलाज करवाएं? इसमें हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट हैं वो सर्जरी से रिलेटेड हैं, जिस तरह जनरल सर्जरी के पेशेंट हैं, यूरोलॉजी सर्जरी है, और गायनी सर्जरी है, आर्थोपेडिक सर्जरी है। जो सर्जरी के पेशेंट हैं वो ज़्यादा जो है वो सेहत सहूलत की सहूलियात जो हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। और स्पेशली अगर हम रेगुलर चेकअप्स के हवाले से बात करें, क्या अभी भी एक अवेयरनेस जनरेट होती हुई नज़र आ रही है आवाम में कि वो रेगुलर चेकअप्स करवाएं? नहीं, ऐसा तो वो नहीं है। आमतौर पर लोग जब बीमार होते हैं फिर ही हॉस्पिटल का रुख करते हैं। जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट की कि एनुअल मेडिकल चेकअप हो, वहाँ पे लोग करवाते हैं। बहुत कम लोग इस तरह से सेंसिटाइज हैं कि जो अपना रेगुलर चेकअप हेल्थ के हवाले से रेगुलर करवाएं। क्या इसमें कहीं पर डॉक्टर्स और पेशेंट्स का एक जो रिलेशनशिप है और वो एक ट्रस्ट जो डेवलप नहीं हो पाया, क्या वो भी एक वजह? उसमें मैडम मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। लोगों की सबसे पहले तो उनकी अपनी इकोनॉमी है, लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अनफॉर्चुनेटली सेहत हमारी प्रायोरिटी है नहीं, मिन हैसल कौम। अगर एक गरीब आदमी है, उसकी फैमिली में शादी आ जाती है, वो अपने भी कपड़े बना लेता है, जूते भी ले लेता है, बच्चों के भी ले लेता है, और आगे जाके भी वो दे आता है उनको जो नए शादीशुदा जोड़े को गिफ्ट की सूरत में। लेकिन जहाँ पे हेल्थ का मामला आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे 1 रुपया या 1 पैसा भी खर्च ना करना पड़े अपनी सेहत के लिए। तो थोड़ा सा लोगों का रवैया भी चेंज होना चाहिए।
लेकिन जो डिस्ट्रेस्ड है वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास लोग जाते हैं, फैमिलीज एक एक नहीं 2 2 3 3 जनरेशन का वो इलाज करते हैं। हॉस्पिटल में भी लोग आते हैं। हॉस्पिटल में आप देखें कि हमारा ओपीडी पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा होगा, एडमिशन भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है लोगों को ट्रस्ट है तो वो आते हैं। इसी तरह बाकी हमारे जो पैरामीटर्स ऑपरेशन हर साल तकरीबन हमारे पिछले साल से ज़्यादा होते हैं, एडमिशन भी ज़्यादा होते हैं, एमरजेंसीज भी ज़्यादा होती हैं, फिर नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं, जो नई फैसिलिटीज़ आती हैं उससे भी लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस लिहाज से कोई डिस्ट्रेस वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो एक साइकोलॉजी है कि बीमार होके ही डॉक्टर के पास जाना है, वो पहले गली मोहल्ले से शुरू करना है फिर आना है, वो डेफिनेटली है। अच्छा, और टीएचके हॉस्पिटल के हवाले से पेशेंट कैपेसिटी कितनी है आप? हाँ जी, हमारे पास जो है ना जी सैंक्शन बेड हमारे हैं 852। 852। लेकिन प्रैक्टिकली 1000 से ज़्यादा हमारे बेड्स फंक्शनल हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे आप जाके देखें गायनी में ओवर क्राउडिंग है, पीड्स वार्ड में ओवर क्राउडिंग है, इवन मेडिसिन और सर्जरी के वार्ड्स में हमने बरामदे में बेड्स एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। क्योंकि हमारा टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जो आ गया उसे हमने एंटरटेन करना ही करना है। तो बाकी जो है हमारा ओपीडी वो तकरीबन 4000 के करीब हमारी दिल्ली की ओपीडी की है एवरेज, और एमरजेंसी में हमारे पास 700 से 1000 तक पेशेंट 24 घंटे में विजिट करते हैं। और ये एमरजेंसी हमारी जो है उसमें सिर्फ 3 शोबे हैं, मेडिसिन है, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स। गायनी और पीड्स की जो वो इसके अलावा है। अच्छा, 2 सेपरेट इमरजेंसीज हैं। गायनी की जो है वो उनके डायरेक्ट उनके वार्ड में जाते हैं, पीड्स वाले जो हैं उनकी अलहदा से उनके अपने डिपार्टमेंट में। मेन जो हमारी इमरजेंसी है उसमें जो 3 शोबे हैं। इमरजेंसी के हवाले से अगर बात करें तो क्या फैसिलिटीज़, जैसे कि आपने मेंशन किया 3 डिफरेंट वार्ड्स मौजूद हैं, क्या फैसिलिटीज़ ईच वन में अवेलेबल हैं? जी, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो डीएचयू हॉस्पिटल की इमरजेंसी है ये फ्लोर्स की फॉर्म में है, ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। इसमें हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, वो उसमें जब कोई पेशेंट किसी भी इमरजेंसी के साथ आता है तो उसको वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है वो बैठी है, वो उसको डील करती है। उसके बाद उसको हम करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर देखते हैं कि उसको कोई शॉर्ट टर्म एडमिशन करके उसको ट्रीट करके घर भेजना है तो वहाँ पे हमारे पास 20 बेड्स की कैपेसिटी है। वहाँ पे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट की, और वहाँ से जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ आता है, जिस तरह कोई डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन के साथ है या लिवर की कॉम्प्लिकेशन के साथ है और उसको दाखिल करने की ज़रूरत है, तो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी है 2nd फ्लोर पे, तो वहाँ ईएमओ जो है वो उसको रेफ़र कर देता है मेडिकल इमरजेंसी में। उसके साथ अगर कोई सर्जिकल किसी को प्रॉब्लम है, जिस तरह हर्निया है या कोई एब्डोमिनल कोई इंजरी है, तो उसको 1st फ्लोर पे हमारे पास सर्जिकल इमरजेंसी है, जहां हमारी सर्जरी की पूरी टीम मौजूद है जो इसको डील करती है। इस तरह कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट आ जाता है एक्सीडेंट में, किसी की बोन फ्रैक्चर है, तो 3री मंजिल है हमारे पास 3rd फ्लोर ऑर्थोपेडिक्स इमरजेंसी। तो 4 फ्लोर्स हैं हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो मेडिकल, सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक्स को डील करते हैं। और सर ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो पीड्स की इमरजेंसी है वो पीड्स वार्ड का जो इनिशियल पोर्शन है उसमें हमने बनाई है। जो भी बच्चा किसी इमरजेंसी के साथ आता है तो हमारी टीम उसको गाइड कर देती है, जो भी रास्ता है कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ वार्ड के अंदर 5 इनिशियली डॉक्टर बैठे हैं, अमला बैठा है, उसको डील करता है। इसी तरह कोई लेबर की इमरजेंसी है ख़वातीन की, तो लेबर वार्ड एक स्पेशल वार्ड है जिसके अंदर ही इमरजेंसी है, तो वहाँ से हम पेशेंट को लेबर रूम में शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर हम स्पेशली नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात करें, बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने थोड़ा सा बताया, ऑन अ डेली बेसिस कितने पेशेंट्स आ जाते हैं और कितने डॉक्टर्स उनको डील करने के लिए मौजूद हैं? जी, डॉक्टर सफिशेंट हमारे पास मौजूद हैं। गायनी में और पीड्स में थोड़ा सा हम टाइट है हमारी पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक यूनिट है। अलाइड में अब देखें आप गायनी के 2 यूनिट हैं, पीड्स के 2 यूनिट हैं, उनकी अल्टरनेट डे पे इमरजेंसी होती है। हमारे पास चूँकि 1 यूनिट है तो उनकी डेली इमरजेंसी होती है, 24/7 वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो अवेलेबल स्टाफ है हम उसी के साथ अभी वो कर रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरत है हमें मज़ीद डॉक्टर्स की भी, और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि वहाँ पे यूनिट भी एक और बनाया जाए, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है कुछ चीज़ें। थोड़ा सा मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि जो लेबर में पेशेंट आते हैं हमारे पास, चूँकि वो उनके पास टाइम कम होता है, उनके लिए हमने एक अलहदा रैंप बनाया है जो डायरेक्ट लेबर रूम तक ले जाता है पेशेंट को। मेन एंट्रेंस सेंटर होते ही वो लेफ़्ट साइड पे आता है,
उसमें फ़ायदा ये है कि वो पूरा हॉस्पिटल घूम के उन्हें नहीं जाना पड़ता वार्ड में, वहीं से 2 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट जो है वो लेबर रूम में शिफ्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये भी मैं आपसे लाजमी तौर पे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, हमेशा जब भी कोई पेशेंट आता है बगैर सिफारिश के तो उसको 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर सिफारिश के साथ आए तो 1-2 दिनों में आपका मसला हल हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमने प्रायोरिटाइज करना होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। जो तो इमरजेंसी है वो तो उसी वक्त उसी हिसाब से डील होती है। बाकी जो कोल्ड केसेस होते हैं उसके लिए हमारी लिमिटेशंस हैं। वो मैंने आपको बताया कि हम जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उन्हीं के अंदर रह के हमने काम करना होता है। अब अगर एक दिन में अगर 5 ऑपरेशन हो सकते हैं तो वो 5 ही हो गए, उसमें 10 तो नहीं होंगे। फिर वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं हमारे डॉक्टर्स। जो कोल्ड केसेस होते हैं उन्हें फिर वो अगला टाइम देते हैं। अभी लिथोट्रिप्सी मशीन की अगर आप बात करें तो एक है हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में, तो उसके लिए काफ़ी हम पे प्रेशर होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है जितने प्रोसीजर एक दिन में हो सकते हैं उतने हमने करने हैं, बाद वालों को फिर उससे नेक्स्ट टाइम दिया जाता है। सिफारिश वाली बात एज सच इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। रूटीन में थोड़ा बहुत किसी को ब्लाइज भी कभी करना पड़ जाता है, इसी मुआशरे में हम रहते हैं। तो ये आपको लगता है ये कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है? और नहीं, ये देखें ये हमारे कल्चर का मैडम हिस्सा है, इससे हम ट्राई कर सकते हैं ना इससे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही टू बी वेरी फ्रैंक इसी माहौल में हम रहते हैं। नहीं, आई लाइक दैट कि आप तो इसमें ये नहीं है कि हम ओबलाइज नहीं करते, लेकिन जो जिसको ज़रूरत है, जो पेशेंट इमरजेंसी में जिसको अर्ली ज़रूरत है उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। और हमेशा, लेकिन ये कल्चर एग्जिस्ट करता है जी। वो है, लोग सिफारिशें भी करवाते हैं, फ़ोन भी आते हैं, लेकिन आगे हम उसे फिर खुद असेस करते हैं, उसे देखते हैं, उनको हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि अभी इसको इमरजेंसी नहीं है, इसका ये काम हम इमरजेंसी में कर देते हैं, बाकी इसका बाद में कर लेंगे। अच्छा। समझ जाते हैं अक्सर लोग। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये कौन लोग हैं जो कि सिफारिशें करवाने की कोशिश करते हैं, और चाहे ये कल्चर एग्जिस्ट करता भी हो, आई डोंट थिंक कि आज की दुनिया में ये कल्चर एग्जिस्ट करना चाहिए। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पता करेंगे कि ये लोग आखिर हैं कौन। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे, कि स्पेशली जब हम सिफारिशों की बात करते हैं ये कल्चर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि आपने ये ऑनेस्ट होकर इसका जवाब दिया। मोस्ट लोग डिनाई कर देते हैं। कौन लोग हैं जो ये सिफारिशें कराने की कोशिश करते हैं? मैडम एक्चुअली बात ये होती है कि लोग जब आते हैं ना हॉस्पिटल में तो रश वहाँ पे ज़्यादा होता है, बड़ा सेटअप है, तो लोग परेशान हो जाते हैं देख के। वो समझते हैं कि हमें शायद निगलेक्ट हो जाएंगे, हम इतने रश में, हमें पूछेगा कोई नहीं। फिर जो भी उनके ख्याल में मुनासिब बंदा होता है, कोई हमारे ताल्लुक़ वाला हो गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन हो गए, हमारे इवन हमारा जो हायर ऑफिस है लाहौर सेक्रेटेरिएट, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हेल्थ के, वहाँ से हमें फिर वो कोशिश करते हैं। तो उन्हें फिर हम बता देते हैं कि जी ठीक है, इंशाल्लाह पेशेंट आपका निगलेक्ट नहीं होता। मैक्सिमम जितना हम उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन निगलेक्ट कोई नहीं होता, ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है। इतनी सहूलियात DHQ में मौजूद हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, सहूलियात तो मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं? इसमें जैसे सर ने पहले ही बता दिया कि रश बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जब आप देखें कि हमारा जो मुल्क है अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है। आम जो आवाम है वो वहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती। जो बाकी तबका रह जाता है, वो जिसके पास पैसे हैं या जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जो बाकी आवाम है वो बेचारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है। इस तरह एक DHQ हॉस्पिटल है 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। अब अंदाज़ा लगा लें इसको कितने साल हो गए हैं, तकरीबन मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब ये 250 बेड हॉस्पिटल था, और आज 50-60 साल बाद ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है। एरिया वही है, बिल्डिंग वही है, थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और पेशेंट का इन्फ्लक्स जो है वो डेली 4000 to 5000 जो है वो OPD में है। तो आप क्या समझते हैं इतने बड़े रश के लिए क्या वो इतना पुराना हॉस्पिटल उसको कर सकता है, मतलब कॉप कर सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है इन पेशेंट्स का? तो इसमें गवर्नमेंट को इसके साथ स्टेप्स लेने चाहिए थे। मैं तो एक सजेशन दूंगा हायर अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को कि इनको सोचना चाहिए कि जो जो वक्त गुजर रहा है, रश बढ़ रहा है, इनको चाहिए कि इस इतने बड़े शहर के लिए और हॉस्पिटल बनाए। टीचिंग लेवल के हॉस्पिटल कम अज़ कम
फैसलाबाद के अंदर 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। आप लाहौर में जाएं तो वहाँ बेताशा हॉस्पिटल स्टैब्लिश हो चुके हैं। जब ये हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और उसके बाद प्रिवेंशन पे काम होगा, प्रिवेंशन मींस के बेसिक हेल्थ यूनिट स्टैब्लिश होंगे, वहां पे आवाम को सहूलियात बेहतर मिलेंगी। रेगुलर चेकअप्स, यस, आपकी वो जो पहला सवाल था रेगुलर चेकअप्स का, आवाम के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हमें अपनी सेहत के बारे में, बजाय इसके कि हम बीमार हों तब उस पॉइंट पे जब हॉस्पिटल जाएं कि जहां पे और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं मिल हम पहले ही अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम पहले ही देखें कि हमारा ब्लड प्रेशर की मरीज ना बने, हम डायबिटीज के मरीज ना बने। हमारे वो डॉक्टर हमें गाइड करते हैं हमें क्या खाना है, जिस तरह आपने न्यूट्रिशन की बात की, क्या डाइट हमारे लिए अच्छी है, क्या बुरी है। जब उस पे काम होगा तो हॉस्पिटल्स के अंदर रश कम होगा। आपने क्योंकि बात की कि पुराना हॉस्पिटल और उसके ऊपर इतना बर्डन, डेवलपमेंट के हवाले से डीएचक्यू में क्या इस वक्त काम किया जाए? जी चलें जी, आप बता दें। ये मैडम डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ये जब हॉस्पिटल बना था उस वक्त ये बहुत स्पेशियस होगा, तो और बड़ी उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था और बड़ी आइडियल सिचुएशन पे, आइडियल लोकेशन पे बना था। रेलवे स्टेशन पास है, जनरल बस स्टैंड पास है, क्योंकि लोग बाहर से भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन अभी चूंकि वो कंजेशन हो गई, इतने सालों में आबादी आप देखें कितनी बढ़ गई है, तो अभी वो ना हमारा जो हॉस्पिटल है वो एक कंजेस्टेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस अब बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ के जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला एक तो पार्किंग का है। अब इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं तो पार्किंग के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है। फिर हमारी जो इमरजेंसी है वो बैक पे जाके सारा हॉस्पिटल गुजर के, तो पेशेंट जब एंटर होता है हॉस्पिटल में, ख़ासतौर पे मॉर्निंग के वक्त, मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसी सड़क पे गाड़ियाँ पार्क भी हुई हैं, वहाँ पे दो तरफा ट्रैफिक भी चल रही है, तो काफ़ी टाइम उसको लग जाता है इमरजेंसी तक पहुँचने में। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लेडी डॉक्टर्स का हॉस्टल नहीं है। अब हमारे पास पीजीआर होती हैं, हमारी हाउस ऑफिसर्स होती हैं, उनकी रेजिडेंशियल ड्यूटी होती है, उनके लिए कोई हॉस्टल नहीं है। उन्हें हमने नर्सिंग हॉस्टल के अंदर ही चंद कमरे ले के उन्हें एडजस्ट किया हुआ है। अभी हमने उसका एक PC1 हम बना रहे हैं उसके लिए। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो स्टोर का है। स्टोर की स्पेस जो है वो इनसफिशेंट है। पहले होता था कि कम मेडिसिन आती थी, अब तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो इमरजेंसी में हम जो है 100% फ्री मेडिसिन अपने पास से देते हैं। डायलिसिस 100% फ्री है, पीड्स 100% फ्री है, लेबर रूम 100% फ्री है, कोरोना 100% फ्री है, डेंगू 100% फ्री है, डायलिसिस 100% फ्री है। तो बाकी जो है वो OPD में हमने तकरीबन 85% मेडिसिन जो है वो देनी होती है अपने पास से। इसी तरह इंडोर में भी 80 to 85% देनी होती है। तो स्टोर की स्पेस हमारे पास बहुत कम है, उसके लिए भी हमने भी PC1 बनाया है कि उस स्टोर की स्पेस जो है उसको बढ़ाया जाए। तो तीसरा जो बड़ा मसला है वहाँ पे हमारे साथ वो दिन ब दिन ये जो बढ़ रहा है ना रश हॉस्पिटल का, ये डॉक्टर अली साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। क्योंकि शहर के मरकज़ में हॉस्पिटल है, लोगों का ज़्यादा ट्रेंड इस तरफ होता है, अप्रोच ईजी है, आना भी ईजी है, लेकिन आगे से जो हमारे पास स्पेस कम है, उसके लिए फिर हमने 2 वेटिंग एरियाज अभी डोनेशन बेसिस पे बनवाए हैं, तकरीबन 40 लाख अखराजात करके। इसके बावजूद आप आएंगे तो आपको लोग जो है ना बाहर सड़क पे बरामदों में लेटे हुए नजर आएंगे, लवाहकीन जो हैं। तो एक ये भी रिवाज है हमारे देहाती कल्चर की वजह से कि एक पेशेंट होता है, उसके साथ जो है ना 8-10 जो है फैमिली मेम्बर्स आए होते हैं हॉस्पिटल में। अब पेशेंट के साथ वार्ड में तो रहने की एक बंदे को इजाज़त होती है, बाकी लोग जो हैं वो बाहर होते हैं। तो इतने लोगों को केटर करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। फिर जहाँ वो बैठते हैं वहीं पे उन्होंने खाना पीना है, वहीं पे उन्होंने वो हड्डियाँ भी फेंक देनी है, छिलके भी फेंक देने हैं, बचा कुचा खाना भी फेंक देना है, वो डिस्पोजेबल जो वाटर की बोतल्स होती हैं वो भी फेंक देनी है, टिश्यू भी फेंक देने हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे फिर एक तो वो सफाई ठीक नहीं होती, दूसरा अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें कैट्स को, रैट्स को, उन्हें जहाँ से खुराक मिलनी उन्होंने फिर उधर ही आना है। तो ये सारे मसाइल हैं, थोड़ा सा कल्चर का मसला है, थोड़ा स्पेस का मसला है। एंड ऑफ कोर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि मैं आपसे जब हेल्थ कार्ड की बात करी थी तो आपने मेंशन किया कि किसी भी फैमिली का हेड
जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन पैसों के लिए, बिकॉज पर फैमिली एक दफ़ा फिर मैं मेंशन करती चलूँ कि 10 लाख अलॉट किए जाएंगे। और कुछ केसेस में हमने पहले ये बात भी की थी, लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बात पे कि किन ट्रीटमेंट्स के लिए जो है वो 10 लाख से अगर ऊपर चला जाता है स्पेसिफिकली तो जा सकता है। और ये आई थिंक अभी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकी है, आहिस्ता आहिस्ता और क्लैरिफिकेशन होती जाएंगी जैसे वक्त गुजरेगा। स्पेशली अगर किसी फैमिली की हेड जो है वो कोई औरत है, क्योंकि आई थिंक हमारे सारे डिस्कशंस में पहले भी एक दफ़ा हमारा जो शो हुआ है इसके ऊपर हम इस पर बात नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर गॉड फॉरबिड कोई सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, या फिर जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है, इस तरह का कोई इशू, उस सिचुएशन में फैमिली हेड कौन कंसिडर होगा? इसमें बता चलो, एक जो मियाँ बीवी है वो दोनों फैमिली हेड है। अगर खुदा ना खासा मियाँ की डेथ हो जाती है तो जो बीवी है वो फैमिली हेड होगी, डेफिनेटली वो होगी। सही। और इसमें अगर किसी को कोई एम्बिविटी है तो वो नादरा के ऑफिस में जाएगा, वो अपना आईडी कार्ड देगा और कहेगा काइंडली अपडेट माई डाटा। जब डाटा उसका अपडेट हो जाएगा तो वो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि फैमिली हेड कौन है, और ये डाटा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा स्टेट लाइफ को। उनको पता चल जाएगा जब ये बंदा वो काउंटर पे जाएगा, सेहत सहूलत काउंटर पे, तो उसको वो बता देंगे, या खुद भी 8500 पे मैसेज करे अपने आईडी कार्ड का, तो उसको पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है, या फैमिली हेड है या नहीं है। तो इस तरह ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। सही हो गया। और ये आई थिंक इससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल सकती है कि सिर्फ नादरा पे अपडेटेड आपकी CNIC होना ज़रूरी है, कि जो भी आपका स्टेटस है एज अ फैमिली हेड या नहीं, सिंगल मदर है, या जिस तरह के भी डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, एक मदर है, उसने मतलब डिलीवरी हुई और बेबी है, अब उसका मसला बनेगा उसका नादरा में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो उसमें बड़ा आसान हल है। उसमें उस बेबी को हम शो करेंगे बेबी आप मदर, जो मदर का नेम होगा, तो वो जो मदर होगी वो उसका फैमिली हेड होगी, अगरचे उस बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है। और इसके साथ एक और चीज़ है कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं जिनका आईडी कार्ड नहीं बना, तो उनका जो बे फार्म है वो उनको जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो अपने बच्चों का बे फार्म ज़रूर लेके जाएं, उससे उनको हेल्प मिलेगी सेहत सहूलत काउंटर वालों को, ताकि वो आपको एंटरटेन कर सकें। CNIC के हवाले से अगर बात करें तो रिसेंटली भी कई सारे इश्यूज इमर्ज होते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों के पास CNIC मौजूद नहीं है। उन सिनेरियो में क्या होगा अगर कोई इमरजेंसी केस आता है लेकिन CNIC मौजूद नहीं? मैडम, इमरजेंसी में तो उसके पास कुछ भी ना हो, बाज़ दफ़ा उसकी शनाख्त भी नहीं होती, 112 तो इलाज किया जाता है। हाँ, 112 वाले सड़क से उठा के ले आते हैं। बिल्कुल। तो उसकी ट्रीटमेंट हम पूरी करते हैं, जिसके साथ अटेंडेंट नहीं होता हम अपने स्टाफ में से किसी को डिप्यूट कर देते हैं। लेकिन सेहत सहूलत कार्ड से फ़ायदा उठाने के लिए उसका CNIC होना ज़रूरी है। और सेहत सहूलत कार्ड जो है ये OPD के लिए भी नहीं है, इमरजेंसी के लिए भी नहीं है। अच्छा। ये इंडोर के लिए है। इमरजेंसी हमारी वैसे 100% फ्री है, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं होता जो इमरजेंसी में आता है। जब आप OPT शुबा बैरूनी मरीज़ा जो लोग आते हैं, पर्ची बनाते हैं, चेक करते हैं, हाँ जी, उसके लिए नहीं है। सही हो गया। जो भी जिसका एडमिशन हो जाएगा उसके लिए है, उसके लिए है। लेकिन आउट पेशेंट अगर आप सिर्फ एक चेकअप के लिए जा रहे हैं, आपको कोई और टेस्ट के हवाले से क्या टेस्टों के लिए? जी, टेस्ट भी बिल्कुल, इसमें टेस्ट जो है वो भी फ्री है। जो हमारे सेहत सहूलत कार्ड वाले मरीज हैं उनके टेस्ट भी फ्री हो। अगर वो ऑपरेशन के लिए ना हो तब भी ये फ्री? तब भी वो फ्री हो। सही हो गया। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हवाले से, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है DHQ की? जी चलें जी आप। डेवलपमेंट की मैडम ऐसे है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, अल्टीमेट गवर्नमेंट की ही है, लेकिन गवर्नमेंट का आपको पता है उसके पास फंड्स। क्या लोकल अथॉरिटीज इसमें कोई? लोकल अथॉरिटीज नहीं, उनके साथ नहीं, डोनेशन बेसिस पे हम काफ़ी कोशिश करते हैं। अभी हमने जो है एंट्रेंस रोड जो है हॉस्पिटल की वो बड़ी ख़राब थी, बड़े सालों से 7-8 हमने बनाई थी। अभी उसका जो अगला पोर्शन है इमरजेंसी वाली साइड पे मस्जिद के पास, उसको भी है। एक हमारी ADP स्कीम है, एनुअल डेवलपमेंट जो प्लान होता है, वो 4 साल से पेंडिंग चली आ रही है। उसमें 120 बेड के 4 यूनिट बनने थे, 30-30 बेड के, तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो पेंडिंग होती आ रही है। अभी कल भी उसकी मीटिंग है, लाहौर हमने जाना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाए। उसमें काफ़ी सारा जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा। 30 बेड जो है पीड्स वार्ड के, बच्चों वाले वार्ड के बढ़ जाएंगे, 30 गायनी के, 30 मेडिसिन के। उसका फ़ायदा एक और ये होगा कि जो पीड्स इमरजेंसी है वो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी, लोगों के लिए आसानी होगी। तो इसी तरह के और प्लान्स हैं। अभी एक MRI का हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि हमारे पास MRI मशीन नहीं है, सिर्फ अलाइड में है। CT स्कैन मशीन हमारे पास है,
एक है, लेकिन पिछले कोई 1 महीने से अलाइड वालों की CT स्कैन मशीन ख़राब है, तो उनका लोड भी हमारी तरफ है। इस वक्त हमारी मशीन पर डबल लोड है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज आई थिंक आज के शो में हम हाईलाइट कर पाए, और क्लैरिफिकेशन भी कुछ हद तक सेहत कार्ड के हवाले से फैसिलिटीज़ जो कि एक्सेसिबल हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए। अच्छा इनिशिएटिव है ओवरऑल, DHQ की डेवलपमेंट के हवाले से लाजमी तौर पे काम किया जाना चाहिए, और जितना हम आसान कर सकें चीज़ों को उतना बेहतर है, बिकॉज सेहत कार्ड सिर्फ एक स्टेप है टुवर्ड्स बेटर हेल्थ केयर, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज मुकम्मल देना, ताकि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।